फीमेल एजुकेशन के बारे में अक्सर ये जो तलबा है ना, ये पूछते रहते हैं कि फ़ीमेल एजुकेशन की अहमियत क्या है। ख़ासकर जिस एरिया में, फ़िज़िकल एरिया में हम रह रहे हैं ना, तो हमारे दूर दराज इलाके, फार फ्लंग एरियाज़ जो है, ये जो रूरल एरियाज़ हैं, इसमें अक्सर फ़ीमेल एजुकेशन का मसला आता है। वो प्राइमरी स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक होता है। असल में कुरान में जो सबसे पहले जो सूरत नाज़िल हुई है, उसका सबसे पहला हर्फ़ है इक़रा, पढ़। तो इससे ज़ाहिर होता है कि सबसे पहला जो हुक्म है वो ना हज का है, ना ज़कात का है और ना जिहाद का है, ना इबादत का है। इक़रा, पढ़। तो सबसे पहला हुक्म ये है। तो इसके बाद अगर हम हदीस शरीफ की तरफ तवज्जो दें तो हदीस शरीफ में आता है तलबुल इल्म फ़रीदतन अला कुल्लि मुस्लिमिन। इल्म तमाम मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। अब ये एक अलग डिस्कशन है। बाज़ लोग जो है ना एजुकेशन को दो हिस्सों में तकसीम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ये दीनी इल्म है, ये दुनियाई इल्म है। अगर हम इस मतलब बहस से निकल जाए ना तो इल्म इल्म है, अ, उसको अचीव करना हमारे लिए फ़र्ज़ है। और ज़ाहिरी बात है कि हम तवज्जो देंगे तो सबसे पहले दीनी इल्म की तरफ देंगे, हदीस की इल्म, कुरान पाक की इल्म। लेकिन हम दुनियाई आसरी इल्म से जो है ना उससे भी इनकार नहीं कर सकते। मैंने एक बड़े मैच्योर और ये मतलब एक सीनियर प्रोफेसर से ये सुना है कि अगर मेरा एक बेटा है और एक बेटी है, मैं तो दोनों पे जो है ना एजुकेशन उसको एजुकेशन के लिए भेज रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे इस तरह कमज़ोरी आ जाए, कोई मुश्किलात आ जाए कि मुझे दोनों में से एक को स्कूल या कॉलेज भेजना होता, तो मैं बेटी को भेजता। तो मैंने पूछा कि सर इसकी वजह क्या है? तो उनकी एक तवील बहस थी, जिसको मैं अपने अल्फाज में मुख्तसर करके बयान कर रहा हूँ। असल में हमारी जो मतलब विजन होती है ना, वो ये होनी चाहिए कि मिसाल के तौर पर कोई लड़का हो या लड़की हो, अगर वो तालीम हासिल कर रहा है तो किस लिए हासिल कर रहा है, ये ज़रूरी है। हम रिसर्च भी कर रहे होते हैं ना, तो हम सिग्निफिकेंस लिखते हैं, मतलब दूसरे लोगों को इससे क्या फ़ायदा होगा। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं जब प्राइमरी स्कूल में था ना, तो हमारे मोहल्ले में मुख्तलिफ हम मेरे क्लास फ़ेलो थे। हम सुबह इकट्ठे होके स्कूल जाते थे। तो कभी वो नाश्ता पहले करके मेरे पीछे आ जाते थे कि चलो स्कूल चलते हैं, कभी मैं नाश्ता पहले करके उसके पीछे चला जाता था। तो एक दफ़ा मैं उनके घर गया, तो उन्होंने सॉरी टू से बहन को बालों से पकड़ के वो इस तरह घसीट रहा था और मार रहा था। तो वो रो रही थी, तो मैंने कहा यार क्या कर रहे हो, ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये स्कूल जाती है। तो मुझे अजीब सा लगा कि लोग तो बच्चों को इसलिए मार रहे होते हैं कि स्कूल नहीं जाते, और आप इसलिए मार रहे हो कि स्कूल जाती है। तो वो कह रहा है ये चूंकि लड़की है तो स्कूल नहीं जाएगी। मैंने कहा चूंकि मुझे अभी वो एक एक हरफ याद है, और मैं प्राइमरी स्कूल में था उस वक्त भी मेरे जहन में एक सवाल था, आज भी है। मैंने उनसे पूछा चलो अगर ये स्कूल नहीं जाएगी, अगर आपकी वालदा को किसी ऑपरेशन की ज़रूरत हो गई, अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत हो गई, तो क्या आप इसको मतलब गवारा करेंगे कि कोई मर्द आपकी जो है ना माँ का ऑपरेशन करे, या कोई मर्द डॉक्टर आपकी माँ का अल्ट्रासाउंड करे? तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो फीमेल डॉक्टर करती है ना। तो मैंने कहा वो फीमेल डॉक्टर यार कहाँ से आएगी? यहाँ से आएगी ना, जब हम अपनी बच्चियों को स्कूल भेजेंगे तो यहाँ से वो। ये अलग एक बात है कि किस माहौल में भेजना है, किस माहौल में भेजना है, या फीमेल और मेल स्कूल इदारे अलग होने चाहिए, ये अपनी जगह एक ठीक बात है। लेकिन स्कूल या कॉलेज ज़रूर भेजना चाहिए। असल में हमारे पास अगर हम सोचें तो हमारे इर्द गिर्द 3 दायरे होते हैं। अगर मैं इस कागज़ पे बनाऊँ, इस तरह हमारे पास 3
दायरे होते हैं। सबसे पहला जो हमारा करीबी दायरा होता है और फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये करीबी दायरा जो है ये अखलाकियात का दायरा होता है। हम जो भी काम करें तो सबसे पहले इसको क्रॉस नहीं करना। अगर इसको हम खुदा न खास्ता क्रॉस भी करें तो हम लोगों में गैर मकबूल हो जाएंगे, लोग हमसे मिलना जुलना छोड़ देंगे, या पश्तों में गम खादी कहते हैं, वो छोड़ देंगे। तो इसकी कोई मतलब सज़ा नहीं है, लेकिन यही सज़ा काफ़ी है कि लोग आपसे दूर भागना चाहेंगे। तो इसको अखलाकियात का दायरा हम कह सकते हैं। दूसरा दायरा जो है ये कानून का दायरा है। कानून के दायरे को अगर खुदा न खास्ता कोई पार करे तो उस कानून में सज़ाएँ जो है ना वो डिफ़ाइन की गई हैं, उसको वही सज़ा मिलेगी। तीसरा दायरा हमारा आखिरी दायरा है जो कभी पार नहीं करना चाहिए, और कोई पार करे तो फिर उसके लिए हम कह सकते हैं कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम। तो ये दायरा जो है ये हमारे मज़हब का दायरा है। अगर खुदा ना खास्ता कोई इसको पार करे तो इसका मतलब है वो अखलाकियात कानून का पहले ही पार कर चुका है, क्योंकि ये लास्ट दायरा है। तो हम जब भी एजुकेशन के लिए अपनी बेटियों को भेजते हैं तो कम से कम ये 3 दायरे जो हैं ना हम ज़हन में रखेंगे। इसके बाद ही उसको भेजेंगे। और सबसे पहले विज़न को, कि हमारा विज़न क्या है, हम बेटी को क्या बनाना चाहते हैं। मतलब अगर कोई एजुकेशन या साइकोलॉजी हम उससे पढ़ाएं तो इसके लिए अच्छा ये होगा कि सबसे पहले हम कहते हैं ना कि माँ का गोद जो है, माँ की गोद जो है वो बच्चे का पहला मदरसा होता है। अगर पहला मदरसा उसको एजुकेटेड मिले, सही तरबियत वाली मिले, तो सारी फैमिली एजुकेटेड होगी, सारी फैमिली तरबियत याफ्ता होगी। तो इस पहली मदरसा को संवारने के लिए हमें इसको कॉलेज या स्कूल भेजना पड़ेगा। अगर हमारी यही विजन है कि चूंकि इसकी अगली नस्ल को, इसके अगले खानदान को संवारना है, उसको तरबियत याफ्ता करना है, तो मेडिकल का तालीम, एजुकेशन, फॉर एग्जांपल टीचिंग, जो अपने बच्चों के लिए और दूसरों के बच्चों के लिए, दोनों के लिए ज़रूर है। साइकोलॉजी जो कि घर में रहने के लिए और बच्चों को संभालने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह के सब्जेक्ट के लिए मेरी राय ये है, अगर हम अपने बच्चियों को भेजें और इदारे में यही हासिल करें तो उसके जो है ना उसकी ज़िंदगी रोशन बन सकती है और इसका फ़ायदा अगली नस्लों तक जा सकता है। मैं एक दूसरा मिसाल देता हूँ। मैं एक शख्स से मिला, नाम तो मैं ज़ाहिर नहीं करना चाहता। वो तकरीबन 18 या 19 ग्रेड में ऑफिसर है, गवर्नमेंट जॉब करता है, और उनके बहुत सारे माशाल्लाह बच्चे हैं, बीवियाँ 3 हैं या 4 हैं। तो मैंने उनसे पूछा, आप तो सारे बेटों को मतलब स्कूल या कॉलेज भेज रहे हैं, तो क्या बेटियों के बारे में क्या ख्याल है? तो उसका जवाब जो था वो बड़ा दिलशिकन था। उन्होंने मुझे उससे ये तवक्को नहीं थी, क्योंकि अगर वो बहुत अच्छे ग्रेड में ऑफिसर है और बहुत हाई एजुकेटेड भी है। उनका जवाब, एक एजुकेटेड शख्स का जवाब मुझे ये मिला कि ये तो पराए डेरान या जो गंदगी का ढेर है उसका कचरा है। पश्तो में कहते हैं द प्रदी डेरान खजलदा। तो ये बड़ा दिलशकन जवाब था। मतलब ये मेरे घर में रहने वाले नहीं है या बुढ़ापे में मुझे सहारा देने वाले नहीं है। तो एक बात मैं क्लियर करूं, आप अपने माशरे में इर्द गिर्द देखें, जितनी भी बेटियां हैं, मेरे ख्याल में मेरा परसेप्शन ये है कि वो बेटों से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली होती हैं वालिदैन के साथ, उनकी ज़्यादा खिदमत करने वाली होती है। वो चाहे किसी दूसरे शहर में भी हो, उसकी शादी हुई हो, लेकिन वो बाकायदा तौर पे अपने वालिदैन की खबर लेती है, उनकी खिदमत के लिए हाजिर होती है। और बेटे के बारे में तकरीबन सारा मुआशरा, सारे लोग उनसे गिलामंद है, उनसे गिला करता है और कहते हैं कि ये बेटे हमारे ख्याल नहीं रखते। तो ये ख्याल गलत है कि ये हमारा सहारा नहीं बन सकता या जो है ना पराए घर में जाने वाली हैं। तो इस तरह के मतलब एक्सक्यूज़ेस बनाना ये गलत बात है। चूँकि हम इस माशरे के रहने वाले हैं और सब कुछ हमारे सामने है, तो मेरे अक्सर नोट किया है, हमने अपनी बेटियों को अपने बेटों का जो है ना वो नौकरानी बना के रखी होती है। मतलब लड़का भी स्कूल जाता है या कॉलेज, लड़की भी स्कूल जाती है।
تو لڑکا بہن پہ غصہ نکال رہا ہوتا ہے کہ میرے جوتے پالش کیوں نہیں کیے، میرے کپڑے، میرا یونیفارم استری کیوں نہیں کیا، میرا کتاب کہاں پڑا ہے۔ تو ہر وقت لڑتے رہتے ہیں اور بہن کو مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں اپنی سوسائٹی کی بات کرتا ہوں۔ ایک ڈومیننسی ہوتی ہے لڑکے کی یا بھائی کی اپنے بہن کے اوپر، جو کہ سراسر غلط بات ہے۔ اگر لڑکا پڑھتا ہے تو لڑکی بھی پڑھتی ہے، اگر یہ آپ کا بیٹا ہے تو وہ بھی آپ کی بیٹی ہے۔ تو کسی ایک کو کسی دوسرے کا نوکر بنانا غلط بات ہے۔ البتہ اخلاقیات کے دائرے کے اندر جو معاشرے میں بڑے اور چھوٹے کا فرق ہے وہ اپنی جگہ، عزت کرنا اپنی جگہ، لیکن زبردستی کسی کو کسی کے لیے مطلب کام پہ مائل کرنا یہ غلط بات ہے۔ میرے خیال میں جس طرح ہمارے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پڑی ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے کام خود فرماتے تھے۔ آپ بچوں کو سکھانا چاہیے کہ آپ لڑکے ہو یا لڑکی، اپنے کام خود کرو، البتہ ماں باپ کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ لیکن یہ ڈسکرمنیشن جو ہے نا الگ ایک اثر ڈالتا ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم پہ، اور فیمیل ایجوکیشن زیادہ تر اس سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا فیمیل ایجوکیشن ضروری بھی ہے، لیکن بدقسمتی سے بہت کم لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، اور جو ضروری سمجھتے بھی ہیں پھر ان کے آگے جو ہرڈل آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ یہی ہوتے ہیں کہ ہمارے پشتون معاشرے میں ارلی میرج کا رواج ہے۔ تو ارلی میرج کر کے ان کا جو ہے نا وہ جو ڈگری ہوتی ہے جس میں بھی اس نے ایڈمیشن لی ہوئی ہوتی ہے وہ ادھوری رہ جاتی ہے۔ ان کے گھر کے مسائل، ان کے بچے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ میں نے بہت سارے اسٹوڈنٹس نوٹ کیے ہیں کہ وہ پوزیشن لے رہے ہوتے ہیں، بہت قابل ہوتے ہیں کلاس میں، لیکن جب ان کی میرج ہوتی ہے تو اس کا جو ہے نا وہ ایجوکیشن بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور بعد میں وہ ادھورا وہ ڈگری چھوڑ کے نا وہ خارج ہو جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو فیمیل ایجوکیشن پہ تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، اور اگر کوئی ڈسکشن کرے تو یہ نہ ختم ہونے والی بحث ہے، لیکن چند پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ میرے خیال میں ان پہ غور کرنا ضروری ہے، اور فیمیل ایجوکیشن اتنی ضروری ہے جتنا کہ مردوں کی تعلیم ضروری ہے۔ بڑی مہربانی۔